Hello everyone, this is Mayank and welcome back to the channel. So today for a change we will do the entire video in Hindi and you can put your feedback in the comment section. So हम स्टार्ट करेंगे आज एक कंपनी के नाम का नाम है वैलेंट ऑर्गेनिक्स और ये स्पेशलिटी केमिकल में एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो हम पहले जानेंगे कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स और वो सेक्टर पे कैसे काम कर रहा है और देन देखेंगे उसका फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और हम लोग अभी खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न। तो लेकिन स्टार्ट करने के पहले डिस्क्लेमर कि कोई भी वीडियो जो होता है वो रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने का, वो मेरा पर्सनल एनालिसिस है और उसके बेस पे ही जो भी बातें मैं कह रहा हूँ। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी तरफ से रिसर्च कर लेना और देन आप जाकर इन्वेस्ट करना उसमें। तो हम पहले बिजनेस समझते हैं। तो वैलेंट ऑर्गेनिक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में और ये काफ़ी नई कंपनी है पब्लिक लिस्टिंग में। तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1984 में एंड देन 2005 में जाके इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड बने और उसके बाद जाके ये लिस्ट हुए हैं बीएससी और एनसी पे। तो हम प्रोडक्ट को देख लेते हैं, प्रोडक्ट कंपनी बनाती क्या क्या है और किस सेक्टर में इसका यूज़ होता है इसके प्रोडक्ट्स का। तो कंपनी जो है वो हर तरह के केमिकल बनाती है, इसमें से एक इनके एग्रो सेक्टर में यूज़ होती है, कुछ केमिकल्स जो है इनके डाइज बनाने में यूज़ होते हैं और कुछ केमिकल्स पिगमेंट सेक्टर में, मतलब जो गाड़ी के ऊपर पेंट लगता है या बाइक के ऊपर पेंट लगता है जो पिगमेंट्स बनते हैं उसके लिए। फार्मास्यूटिकल्स में भी इनका प्रोडक्ट जाता है और इसके बाद वेटरनरी सेक्टर में जो भी आपका डॉक्टर रिलेटेड हो गया, मतलब जानवर रिलेटेड हो गया या फिर फीड हो गया या फिर मे बी उनके इलाजों के लिए जो भी हो गया उसमें भी यूज़ होता है। इसके बाद पॉलीमर में आता है, इसके बाद वो आता है स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं एंड देन कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी यूज़ होता है उसके प्रोडक्ट्स। तो कॉस्मेटिक वगैरह में यूज़ होता है उसके प्रोडक्ट्स और इसके बाद ये एक B2B सेक्टर में काम करते हैं और काफ़ी कंपनीज को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ये हो गया इनका ओवरऑल बिजनेस। ये कंपनी काफ़ी नई है और इस कंपनी का ग्रोथ काफ़ी ही अच्छा हो रखा है। तो हमने इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक किया और इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो 85% जो रेवेन्यू है इनका डोमेस्टिक मार्केट से और 15% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट मार्केट से, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, मिडिल ईस्ट में और यूरोप में। और इनके पास 8 डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स में, जो हमने पहले बात की उसमें अप्लाई होते हैं। तो क्लोरिनेशन हो गया, एमोनोलाइसिस हो गया, एसिटाइलेशन हो गया, हाइड्रोजनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया और मिथॉक्सिलेशन हो गया। टोटल 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब इस प्रोडक्ट का डिटेल में जानना है तो आपको ये रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, पर ओवरऑल ये कंपनी यही करती है और एक्सपांशन मोड में है काफ़ी हद तक। रिसेंटली उन्होंने कुछ एक कंपनी को एक्वायर भी किया 2019 में, ताकि अपना प्रोडक्ट वो लोग बढ़ा सकें। तो ये काफ़ी लंबा रिपोर्ट है, 128 पेज का रिपोर्ट है, तो आप जब भी चाहें इसके बारे में पढ़ सकते हैं। पर ओवरऑल ये फ्यूचर और पास्ट रिपोर्ट के बेसिस पे ही डेवलप किया जाता है डॉक्यूमेंट। तो ये कंपनी के बारे में। अब हम जानते हैं फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। फंडामेंटल के हिसाब से इससे स्मॉल कैप कंपनी 3,351 करोड़ की कंपनी है और करंट प्राइस इसका हो रखा है 1234। तो इसके पहले वो 1991 पे हाई टच किया था इसने इस साल अक्टूबर के महीने में 2020 में। और स्टॉक भी सेक्टर वाइज काफ़ी अच्छा है। सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो 40-42 के रेंज में चलता है पी, पर इस कंपनी का पी 26.5 है। तो सेक्टर वाइज ये हाफ पे अवेलेबल है ऑलमोस्ट। ROC काफ़ी अच्छा है 41.6, ROE ऑल्सो इज़ वेरी गुड 40.6। सो काफ़ी अट्रैक्टिव ROE और ROC है इस कंपनी का। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा कम है, बट हम लोग बाद में देखते हैं ये एग्जैक्टली 42.8 क्यों नहीं है। इसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो 0.29 है और डेट इनके पास काफ़ी कम है। डेट 132 करोड़ का ही डेट है और इनके पास नेट प्रॉफिट जो एनुअली 139 करोड़ का है। सो ये डेट तो चाहे तो अभी के अभी खत्म कर सकते हैं, इसलिए डेट काफ़ी मामूली है। इसके बाद कंपनी का कुछ की पॉइंट्स देख सकते हैं हम कि ये कंपनी काफ़ी प्रोडक्ट जो बनाती है ये उन्होंने इसका एक्सपेंशन कर रखा है काफ़ी ज़्यादा। तो इन्होंने क्लोरोफेनॉल कैपेसिटी बढ़ा दिया 18,000 मीट्रिक टन पर ईयर, बढ़ा के हो गया। इसके बाद हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट के लिए 18,000 से 26,000 कर रखा है। इन्होंने लाइसेंस के लिए उन्होंने 13,000 से 16,000 मीट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी बढ़ा रखा है। तो इन्होंने काफ़ी कैपेसिटी बढ़ाया अपना लास्ट ईयर और वो जो कैपेसिटी बढ़ा है वो कभी ना कभी जाके फ्यूचर में आपके उसके रेवेन्यू को इम्पैक्ट करेगा, जो अभी हमें दिख नहीं रहा है। इसके बाद इन्होंने कोई कंपनी है उस अमर ज्योति केमिकल्स को इसको एक्वायर किया 2019 में और इसके कारण इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़ गया है। तो सॉरी, इन्होंने जो भी किया है पिछले 2 सालों में उसका इम्पैक्ट अब जाकर इनके रेवेन्यू पे आने वाला है। अभी हम देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या कहते हैं। 2019 के बाद से 163 करोड़ का था, फिर गिर गया 143, 145, फिर पैंडेमिक में 112 घट गया 132 और अब जाके दिसंबर 160 करोड़ का इनका सेल्स टच हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट है जो भी क्वार्टर अब तक इन्होंने लिस्ट होने के बाद रिपोर्ट किया है।
इसके बाद हम देखें इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो नेट प्रॉफिट है वो 41 करोड़ था, और अब जाके वो 32 करोड़ टच हुआ है इस पैंडमिक में। पर कहीं भी इन्होंने कोई नेगेटिव लॉस कुछ प्रेजेंट नहीं किया है, तो कंपनी पैंडमिक में भी पैसे बना रही थी। सो इनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग होने का एक प्रूफ है। सेल्स देखा जाए अगर इसका प्रॉफिट लॉस में, तो 2010 में इनका 20 करोड़ का सेल्स था, और अब जाके ये 583 करोड़ का हो गया। तो करीब करीब 34 टाइम्स, 30 गुना इन्होंने पैसे, ऑलमोस्ट 30 टाइम्स इन्होंने पैसे मल्टीप्लाई किया अपना सेल्स का 2010 और 2020 तक, तो 10 सालों में। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो भी इनका 3 करोड़ था, 2020 में इनका प्रॉफिट 139 करोड़ हो गया, जो कि हाईएस्ट एवर है अब तक का। सो इनका नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, इनका सेल्स भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है, जो हाईएस्ट एवर 606 था, तो अभी 583 हो गया है। तो मार्च 2021 आते आते इट विल क्रॉस दैट 606 हाईएस्ट एवर सेल्स। तो हाईएस्ट एवर सेल्स भी है, हाईएस्ट एवर इनका प्रॉफिट भी है। तो कंपनी का जो शेयर मार्केट का प्राइस है वो पर हाईएस्ट एवर नहीं हो रखा है, तो कहीं ना कहीं वो लैग कर रहा है हाईएस्ट एवर होने से। बैलेंस शीट देखते हैं तो शेयर कैपिटल 0 दिखा रहा था, और अब ये लिस्ट होने के बाद 14 करोड़ का है, और रिजर्व जो था इन्होंने चालू किया था 13 करोड़ से, अब जाके वो 436 करोड़ हो गया है। तो इन्होंने अराउंड 25-26 टाइम यहाँ पे ग्रो किया है। आप अगर एसेट्स की देखें हम, तो एसेट्स भी इन्होंने 10 करोड़ का था, अब इनके पास 256 करोड़ का हो गया है, तो अराउंड 25 गुना इन्होंने एसेट्स भी अपना लास्ट 10 सालों में, तो ओवरऑल देखा जाए 25 गुना कंपनी ग्रो कर चुकी है लास्ट 10 सालों में। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है करंट वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अभी फैक्ट्री सेटअप करने में या कोई भी R&D करने में, तो वो 211 करोड़ का ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये हो जाने के बाद इनका जो रेवेन्यू है और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि इन सम वे अदर कैपेसिटी बढ़ेगी और इनकी प्रोडक्ट वेरिएशन बढ़ जाएंगे। और जो डेट हम देख रहे थे, डेट इन्होंने अभी 132 करोड़ हो रखा है, इनका पहले से ज़्यादा है। ये इसलिए क्योंकि जो डेट ले रखा है इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पैसे का। सो इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इट्स नॉट ए बैड डेट, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड के अगर उसको ध्यान रखें तो। प्रोमोटर होल्डिंग 42.84% है, पब्लिक होल्डिंग 52.51% है, लेकिन पब्लिक के अंदर काफ़ी लोगों ने बड़े बड़े स्टॉक्स होल्ड कर रखे हैं, जैसे कोई भानुमति मोहनलाल सावला 3% है, फिर समवन तारला परिमल देसाई 6.83% है। सो ये टोटल करने के बाद अराउंड 15-16% तो इन लोगों के पास ही रह जाता है, तो अराउंड 30% के आसपास पब्लिक के पास है। सो 30% इज़ नॉट ए बैड शेयर, अगर बाकी 70% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है तो ये कंपनी का करंट फंडामेंटल्स ये हो रखा है, काफ़ी अच्छा पी है, काफ़ी अच्छा ROC एंड ROE है, और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। सो वो सब चीज़ें कंसिडर करके फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। फिर अगर हम चार्ट में जाते हैं तो ये शेयर अपना पीक टच करके ऑलमोस्ट इसके बाद बस गिर ही रहा है, तो अराउंड 1900 तक पहुंच गया था और फिर गिर रहा है। अगर आप नोटिस करते हैं लास्ट अराउंड 2 महीने 3 महीने में, तो एक राउंडिंग सा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। सराउंडिंग पैटर्न होता ये है कि नॉर्मली इसमें एक्यूमुलेशन होता है, तो जो भी प्रमोटर्स हैं या जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं जिन्होंने पैसे काफ़ी बना रखे हैं, जिसको हम ऑपरेटर भी कहते हैं, उन लोगों ने स्टॉक को बाई करना चालू किया, जो और ये प्राइस कंटिन्यूस गिर रहा है क्योंकि पब्लिक सेल कर रही है। तो इवेंचुअली क्या होगा कि जब ये प्राइस एक पॉइंट पे लो हो जाएगा एंड देन स्टार्ट मूविंग फास्ट, तब ये काफ़ी जल्दी ऊपर भागेगा। तो जितने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं उस हिसाब से जो मूवमेंट हो रहा है एकमुलेशन ही हो सकता है, और एक बार ये भागना चालू करेगी तो देयर इज चांस दैट ये अपना 52 वीक हाई भी क्रॉस कर देगी, जो कि अराउंड 1936 का है। तो अगर हम ये देखें कि अगर इसमें हम अपॉर्चुनिटी क्या है एक हद तक देखा जाए तो भी हम देख लेते हैं एक बार कितना है। तो अराउंड करंट लेवल से अगर देखते हैं, करंट लेवल पे हमारा अपॉर्चुनिटी कितना है, तो अपॉर्चुनिटी अराउंड 55% का है, जो कि होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी 55% ऑलरेडी टूट चुका है अपने 52 वीक हाई से, और ऑलरेडी जो पैटर्न के हिसाब से ये अब यहाँ से मूव करना चालू करना चाहिए, और 55% आने में ज़्यादा से ज़्यादा जितना दिन ये गिरने में लगाया है अराउंड 3 महीने, उतने महीने 3 महीने में वापस भी इस लेवल तक वो पहुँच सकता है 52 वीक हाई तक। तो 3 महीने में 55% 60% मनी बनने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये मेरा एनालिसिस था, एंड अगर आपको अच्छा लगा, कुछ यूज़फुल लगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो हम उसके बेस पे अच्छे वीडियोस पोस्ट किया करेंगे काफ़ी कंपनीज़ के बारे में। अगर आपको कोई ऐसी कंपनीज़ के बारे में आपको जानना है या फिर कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। हम उसके बेस पे अगर वो कंपनी लगेगी हमें कि हाँ अट्रैक्टिव है, तो हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। सो हम
तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू।